तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चुंबकत्व यानी कि चुंबक के बारे में पढ़ेंगे। पूरे टॉपिक को मैं आपको डायग्राम एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, एनिमेशन के साथ समझाऊंगा। पूरे टॉपिक को हम पहले समझेंगे, जो प्रयोग हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद लास्ट में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। पहले आप पूरी वीडियो को एंड तक देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चुंबक यानी मैग्नेट होता क्या है? तो एक ऐसा पिंड जिसमें लोहा, कोबाल्ट तथा निक्कल आदि को अपनी ओर आकर्षण करने की क्षमता एवं स्वतंत्रता पूर्वक लटकाए जाने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है, वो चुंबक कहलाता है। तो इस परिभाषा में क्या कहा गया है कि एक ऐसा पिंड जो लोहा, कोबाल्ट और निक्कल को अपनी ओर आकर्षित करता हो और उसके साथ ही अगर उसे स्वतंत्रता पूर्वक कहीं पर लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये चुंबक है, चुंबक को एक डोरी से बांध दिया गया है और इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया है। तो मान लीजिए ये ईस्ट है, पूर्व दिशा है, नीचे पश्चिम दिशा है, तरफ साउथ है और इस तरफ नॉर्थ है। तो आप देखेंगे, आप आगे हम पढ़ेंगे कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो इसका उत्तरी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के उत्तर दिशा की ओर संकेत करेगा और इसका दक्षिणी ध्रुव हमेशा पृथ्वी की दक्षिण दिशा की ओर संकेत करेगा। तो आप कैसे पता लगाएंगे ये चुंबक है? एक तो वो लोहा, कोबाल्ट और निक्कल यानी कि जो भी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं उनकी क्षमता होगी उसमें, और दूसरा उसको अगर हम डोरी से लटकाएंगे स्वतंत्रता पूर्वक तो उसका एक सिरा दक्षिण की ओर और एक सिरा एक उत्तर की ओर हमेशा ही ठहरता है, उसी को चुंबक कहा जाएगा। ये इसकी परिभाषा है। उसके बाद इसके हम गुण देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मैग्नेट की। तो चुंबक में लोहे, निकेल और कोबाल्ट जैसे जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, एक तो उन्हें आकर्षित करने की क्षमता होती है, ये तो हमें पता है। यह चुंबकीय आकर्षण चुंबक के मध्य भाग की अपेक्षा दोनों किनारों अर्थात ध्रुवों पर अधिक होती है। तो जो चुंबक होते हैं ना, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी इसके जो दोनों किनारे होते हैं ना, वहां पर इसकी आकर्षण की क्षमता अधिक होती है, यानी कि इसके ध्रुव की जो आकर्षण क्षमता है वो अधिक होती है। लेकिन चुंबक का जो मध्य भाग है ना, उसकी आकर्षण क्षमता बाकी के हिस्सों से सबसे कम होती है। तो किनारों पर इसकी आकर्षण क्षमता अधिक होती है और मध्य में इसकी आकर्षण क्षमता कम होती है। ये याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है। तो चुंबक के दो विपरीत ध्रुव उत्तर एवं दक्षिण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुव उत्तर उत्तर या दक्षिण दक्षिण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मैंने आपको बताया कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। तो यहाँ पर हमने एक चुंबक ले लिया और यहाँ पर एक चुंबक ले लिया, तो दो चुंबक ले लिए और दोनों के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो हमेशा जो चुंबक होता है ना, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करता है। यानी कि अगर हम दो चुंबक को पास में लाएंगे तो एक का अगर उत्तरी ध्रुव होगा और एक का दक्षिणी ध्रुव होगा, तभी एक दूसरे को आकर्षित करेगा। लेकिन अगर दोनों ध्रुव समान हो, यानी दोनों ध्रुवों के दोनों का या तो नॉर्थ ध्रुव हो या साउथ पोल हो, तो एक दूसरे को आकर्षित नहीं करेगा बल्कि अपने से दूर ढकेलेगा, रिपेल करेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं का उत्तरी ध्रुव है और दूसरे चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव है। इसको हम जितना मर्जी कोशिश करें कि एक दूसरे को आकर्षित कर लें, पास लेकर आए, लेकिन एक दूसरे को दूर ढकेलेगा, ना कि आकर्षित करेगा। तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो चुंबक के विपरीत ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन समान ध्रुव एक दूसरे को रिम्पल्स करते हैं, रेपल करते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसके बाद आगे देखते हैं। तो चुंबक को बीच से तोड़ने पर उनके ध्रुव क्या अलग हो जाते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया कि मान लीजिए कोई चुंबक है, अगर हम इसको बीच में से यहाँ से तोड़ दें, यहाँ से तोड़ दें, तो क्या एक इसका नॉर्थ पोल होगा और दूसरा साउथ पोल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। हम जितने मर्जी टुकड़े कर दें चुंबक के, हमेशा वो दो चुंबक बन जाएंगे। तो चुंबक के बीच से तोड़ने पर उनके ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं और पुनः ये टूटे हुए भाग चुंबक के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव बन जाते हैं। जैसे ये बड़ा वाला चुंबक है, अगर हमने इसको बीच में से तोड़ भी दिया ना, यहाँ से मान लो तोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होगा कि एक इसका ध्रुव उत्तरी रहेगा और एक इसका दक्षिणी रहेगा। ये दो चुंबक बन जाएंगे। जैसे एक तो ये वाला बन गया, ये वाला भाग, और एक ये वाला भाग बन गया, तो दो चुंबक बन गए ना। अब दोनों के अलग से इसका भी दक्षिणी ध्रुव होगा, उत्तरी ध्रुव होगा। यानी कि जितने मर्जी टुकड़े कर दो, चुंबक के हमेशा दो ही ध्रुव रहेंगे, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि उसका एक ही ध्रुव। अगर इसको भी आगे हम दो टुकड़े कर दें, तब भी इसका आप देखेंगे कि एक दक्षिणी ध्रुव होगा और एक उत्तरी ध्रुव होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि चुंबक को जितनी बार भी मर्जी अलग कर दिया जाए, उसके हमेशा दो ही ध्रुव बनेंगे, एक उत्तरी और दक्षिणी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक चुंबक को तोड़ने पर उसके दो ध्रुव अलग अलग हो जाएं, ये याद रखेगा। और किसी भी चुंबक को गर्म करने, पीटने तथा ऊंचाई से गिराने पर इसकी अपनी जो चुंबकीय क्षमता होती है ना, वो गुण खो देता है। तो चुंबक को अगर गर्म कर दिया जाए और इसे पीट दिया जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए, तो जो इसका चुंबकीय गुण होता है वो खत्म हो जाता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि चुंबक अपना चुंबकीय गुण कब खो देता है? जब इसे गर्म कर दिया जाए, पीट दिया जाए, या ऊंचाई से पीट दिया मतलब इसको हथौड़े से किसी चीज से चपटा कर दिया जाए या ऊंचाई से गिरा दिया जाए, तभी अपना चुंबकीय गुण खो देता है। आगे हम पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसी को चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। तो आसान सी लाइन है कि चुंबक के प्रभाव का जहां पर अनुभव हो, जैसे ये चुंबक है, आप एनिमेशन में देख रहे हैं, ये चुंबक है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आप देख रहे हैं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस रेंज में अगर कोई भी चीज आएगी तो चुंबक इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। अगर इसकी रेंज के बाहर आएगा तो चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। तो वो वाला क्षेत्र, जैसे ये वाला क्षेत्र है, इसके अंदर कोई भी चीज आए तो उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, उसी को मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है, जिसमें चुंबक का प्रभाव अनुभव हो। तो आसान से इस एनिमेशन से भी आपको समझ आ गया ना कि जो लोहे के चूर्ण है, लोहे का चूरा है, इसके अगर नजदीक ला रहे हैं, यहाँ पर इतनी रेंज में आएगा,
तभी ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो इसी को चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड कहा जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वह टेस्ला, याद रखिएगा। इसका एसआई मात्रक टेस्ला है, लेकिन अगर हम सीजीएस पद्धति द्वारा इसका मात्रक पता करें तो इसका मात्रक होगा गॉस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक का एसआई मात्रक, चुंबक का नहीं, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है, तो वो टेस्ला होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक क्या है, तो सीजीएस मात्रक क्या है, गॉस, याद रखिएगा। और एक गॉस में कितने टेस्ला होता है, तो एक गॉस 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि एक गॉस की वैल्यू कितनी होती है, तो एक गॉस 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होता है। यानी कि जो एक गॉस है ये बड़ा होता है, टेस्ला छोटी यूनिट है, गॉस बड़ी यूनिट है। तो एसआई मात्रक इसका टेस्ला हो गया और सीजीएस मात्रक कौन सा हो गया, गॉस हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमने पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो पीछे हमने पढ़ा ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है तो उन्हीं की रेखाएं बनती हैं। समझते हैं क्या होती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा कि एक तो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है मान लीजिए, जहां चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, किसी भी चीज को, जो उसका दायरा होगा वही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो कुछ पैटर्न हमको देखने को मिलता है, कुछ रेखाएं हमें देखने को मिलती हैं, उन्हीं को चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं, जो कि हम पढ़ते हैं। तो इसको हम एक प्रयोग से समझते हैं। जैसे हमने क्या किया, एक चुंबक लिया और चुंबक के ऊपर लोहे का चूरा डाला। लोहे का चूरा क्यों डाला, क्योंकि लोहे के चूरे को आपको पता है चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमने क्या किया, चुंबक के ऊपर लोहे का चूरा डाला। उसके बाद हमने क्या किया, हमें एक पैटर्न देखने को मिला। जैसे हमने लोहे के चूरे को डाला, ये नहीं है कि बिखरा हुआ रहा, उसके बाद हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिलता है, जैसा आप देख रहे हैं। ये पैटर्न में क्या देखने को मिलता है, ये पैटर्न चुंबक द्वारा लोहे के चूरे पर लगाए गए बल को दर्शाता है। क्योंकि जो चुंबक है वो लोहे के चूरे पर एक बल लगाएगा ना, तो इस बल को दर्शाता है। जिस क्षेत्र में ये बल लग रहा है उसी क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। आपको यहाँ पर एक खास प्रकार का पैटर्न देखने को मिलेगा, ये आप देख रहे हैं ना, एक पैटर्न है। ये प्रयोग हमने किया, आप घर पर भी कर सकते हैं कि चुंबक लें और लोहे का चूर्ण इस पर डालें और नीचे क्या करें, व्हाइट शीट ले लें, पहले एक सफेद कलर का कागज ले लें, उसके ऊपर करेंगे तभी आपको नजर आएगा। तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न बनेगा। ये आप जैसे कि देख रहे हैं रेखाएं बन रही हैं, ये हम काल्पनिक रेखाएं बाद में खींच देते हैं, लेकिन ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं कि चुंबक कैसे किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। आप यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि जो इसके ध्रुव है, यहाँ पर लोहे का चूर्ण ज्यादा इकट्ठा हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि जो इसके सिरे होते हैं उसकी पावर ज्यादा होती है। हमने पीछे पढ़ा ना कि जो इसके सिरे होते हैं, ध्रुव होते हैं, उसकी आकर्षण क्षमता ज्यादा होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्यादा ब्लैकिश है, यानी कि चूर्ण को ज्यादा आकर्षित कर रहा है, और मध्य में इसकी क्षमता कम होती है। और इसी के साथ एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, जो आप ये रेखाएं देख रहे हैं, इसी को चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। आगे हम इसको और समझते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। तो इन रेखाओं के गुण क्या है, तो पहले तो हमने जब ये प्रयोग किया तो इससे हमें ये समझ आया, ये हमने उसी का डायग्राम बना लिया, जो हमने पीछे प्रयोग किया ना, उसी का हमने डायग्राम बना लिया। ये बंद रेखाएं होती हैं, ये जो रेखाएं बन रही हैं ये बंद एवं वक्राकार होती हैं, यानी कि क्लोज और कर्व रेखाएं होती हैं। क्लोज कैसे हो रही हैं, ये रेखाएं एक जगह से नॉर्थ से निकल रही हैं, फिर साउथ में जा रही हैं, फिर ऐसे बंद हो जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ, फिर ऐसे घूम रही हैं। तो ये क्लोज है। और कर्व रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं नहीं है, जो उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं और कहाँ पर जाती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है ना, वो हमेशा याद रखिएगा कि चुंबक के नॉर्थ पोल से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, और चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो कहाँ से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से, और जाती कहाँ पर है, तो साउथ पोल में जाती हैं। चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं होती हैं हमेशा उत्तरी ध्रुव से उत्पन्न होती हैं और दक्षिणी ध्रुव तक जाती हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज और याद रखेगा कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चुंबक के अंदर ये रेखाएं कैसे देखने को मिलती हैं, देखिए दो प्रकार की रेखाएं हैं। एक तो चुंबक के अंदर रेखा होगी, एक चुंबक के बाहर। आप देख रहे हैं, एक चुंबक के अंदर रेखा है और एक चुंबक के बाहर। तो अगर चुंबक के बाहर आपसे पूछ लिया है तो चुंबक के बाहर ये रेखाएं हमेशा नॉर्थ से साउथ में जाएंगी, यानी कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में जाएंगी, मतलब चुंबक के बाहर। लेकिन अगर चुंबक के अंदर देखा जाए तो ये हमेशा उल्टा होता है, ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर रेखाएं जाती हैं, दक्षिणी से उत्तरी, याद रखेगा। चुंबक के अंदर पूछा जाए ये दक्षिणी से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगी, चुंबक के बाहर पूछा जाए तो हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ये हमेशा याद रखेगा, क्योंकि यहीं पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। वो आपसे पूछेगा कि चुंबक में चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं कहां पर देखने को मिलेंगी, तो ठीक है, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चुंबक के अंदर चुंबक के क्षेत्र की रेखाएं कहां देखने को मिलती हैं, जब चुंबक के अंदर पूछा जाए ना तो उल्टा होगा, हमेशा वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जाएंगे। तो चुंबकीय रेखाएं चुंबक के क्षेत्र की मजबूती को प्रदर्शित करती हैं। जहां चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अपेक्षाकृत निकट होती हैं वहां चुंबकीय बल अधिकतम होता है, और जबकि चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं दूर दूर होने पर चुंबकीय क्षेत्र क्षीण हो जाता है। इस लाइन में कुछ खास नहीं है, मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ, एक बार थोड़ा इरेज कर देते हैं। बस इसमें ये बताया गया है जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको ज्यादा देखने को मिल रही हैं वहां इसकी क्षमता क्या होगी, ज्यादा होगी। जहां पर ये दूर देखने को मिल रही है वहां पर इसकी क्षमता कम होगी। तो इसके किनारों पर इसकी क्षमता ज्यादा होती है और मध्य में इसकी क्षमता कम होती है। और दो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कभी की इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देख रहे हैं ना आप, ये ऐसे आ रही है, ऐसे जा रही है, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित यानी ऐसे क्रॉस नहीं करती। ये जो भी गुण है ना, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुण नहीं है, ये एक दूसरे को काटती हैं तो नहीं काटती, कभी भी याद रखेगा, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित या एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हमने देख ली। अब आगे हम चुंबक के प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट देख लेते हैं। तो दो प्रकार के चुंबक होते हैं, एक तो नेचुरल मैग्नेट जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, और एक होता है जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट, जिन्हें कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। जब इंसान बनाता है तो उसमें और भी चीजें देखने को मिलती हैं। तो एक आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है उसके दो प्रकार हैं, एक स्थायी चुंबक यानी कि परमानेंट मैग्नेट,
और दूसरा होता है अस्थायी चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट। इनके बारे में पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। स्वतंत्र यानी कि मुक्त अवस्था में, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, प्रकृति से हमें मिला वैसे हमने ले लिया। तो इनकी आकृति अनिश्चित होती है। तो नेचर से हमें ये चुंबक मिल रहा है तो इसकी कोई शेप, एक तरह की शेप नहीं होती, मतलब इसकी आकृति अनिश्चित होती है। और इसका जो आकर्षण बल होता है ना, अट्रैक्शन पावर होती है, वो भी कमजोर होती है, वीक होती है। और ये सामान्यतः लोहे के ऑक्साइड होते हैं, लोहे के ऑक्साइड होते हैं। एग्जाम्पल कैसे हैं, जैसे लोडस्टोन या मैग्नेटाइट, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आप देख रहे हैं ना, लोडस्टोन और मैग्नेटाइट, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये नेचुरल मैग्नेट के एग्जाम्पल हैं। तो इसके एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं, एक लोडस्टोन और दूसरा मैग्नेटाइट। तो प्राकृतिक चुंबक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल प्रोसेस के द्वारा उन्हें चुंबक बनाया जा सकता है। इनको कृत्रिम चुंबक कहते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। जैसे लोहा, इस्पात, कोबाल्ट इत्यादि, इन्हें आर्टिफिशियली मैग्नेट बनाया जा सकता है और इन्हीं को कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। तो जो कृत्रिम चुंबक की क्षमता होती है ना, ये प्राकृतिक चुंबक की अपेक्षा ज्यादा होती है। तो जो नेचुरल हमें मैग्नेट मिलता है उससे ज्यादा इनकी क्षमता होती है और ये विभिन्न आकृति के हो सकते हैं। क्योंकि जो नेचुरली हमें मिलते हैं उनकी आकृति तो फिक्स नहीं होती, लेकिन जो हम खुद बना रहे हैं उनकी शेप तो हम फिक्स कर सकते हैं ना। इसीलिए जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उनकी आकृति विभिन्न हो सकती है, अलग अलग प्रकार के चुंबक हो सकते हैं जो बनाते हैं। लेकिन जो नेचुरली हमें मिलते हैं उनकी जो कोई आकृति नहीं होती, ऐसा नहीं है कोई सेम पैटर्न देखने को नहीं मिलता, सेम आकृति देखने को नहीं मिलती। तो जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उनके उदाहरण जैसे छड़ चुंबक होता है, बार मैग्नेट होते हैं, घोड़े की नाल की तरह चुंबक होता है, चुंबकीय सुई होती है, जैसे आप देख रहे हैं ये हॉर्स शू मैग्नेट कहा जाता है, घोड़े की नाल की तरह चुंबक होता है। दूसरा आप देख रहे हैं इसे रिंग मैग्नेट कहते हैं, इसे यू शेप मैग्नेट कहते हैं, इसे बार मैग्नेट कहते हैं और इसे सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। तो ज्यादातर आप ये बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट देखते होंगे और यू शेप मैग्नेट देखते होंगे। ये आर्टिफिशियल मैग्नेट की टाइप्स है, इनकी शेप आप देख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में हमने देखा था दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? स्थायी चुंबक और दूसरे अस्थायी चुंबक। तो पहले हम परमानेंट मैग्नेट देखते हैं जो कि आर्टिफिशियल मैग्नेट का प्रकार है। तो ऐसे चुंबक जिनमें चुंबकत्व का स्थायी गुण होता है। नाम से क्या क्लियर है कि स्थायी चुंबक कौन सा होगा? जिसमें चुंबकत्व हमें देखने को परमानेंट मिलेगी। तो जिनमें चुंबकत्व का स्थायी गुण होता है उन्हीं को स्थायी चुंबक कहा जाता है और इनमें चुंबकत्व शीघ्र नष्ट नहीं होता है, जल्दी ही इनका जो मैग्नेटिक पावर है नष्ट नहीं होती। जैसे कि लाउड स्पीकर, दिक्सूचक क्या होते हैं, जो कंपास होता है, गैल्वेनोमीटर आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। और इसे बनाने के लिए चुंबक के मिश्र धातुओं का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि एल्निको और एल्कोनेक्स। ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये परमानेंट मैग्नेट के एग्जाम्पल हैं। तो परमानेंट मैग्नेट कौन सा होगा? जिसमें स्थायी गुण होगा, कौन सा? मैग्नेटिज्म का, चुंबकत्व का, और ये जल्दी खराब नहीं होते हैं। और लाउड स्पीकर, कंपास और गैल्वेनोमीटर में इनका उपयोग किया जाता है। ये एग्जाम्पल है एल्निको और एल्कोनेक्स। तो स्थायी चुंबक के बाद देखते हैं अस्थायी चुंबक। तो टेम्पररी मैग्नेट के नाम से क्लियर है, जो ऐसे चुंबक जो शीघ्र ही बन जाते हैं और शीघ्र ही इनका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, यानी कि जल्दी इनको चुंबक बनाया जाता है और जल्दी इनका चुंबकत्व समाप्त भी हो जाता है। ये टेम्पररी होते हैं, तो इन्हीं को अस्थायी चुंबक कहा जाता है। और अस्थायी चुंबक बनाया किससे जाता है? तो नर्म लोहा, जिससे मृदु लोहा कहते हैं, याद रखिएगा, अस्थायी चुंबक नरम लोहे से बनाया जाता है। इसके उदाहरण कौन से हैं? तो जो इलेक्ट्रिक घंटी होती है, डायनमो होता है, ये अस्थायी चुंबक के उदाहरण है। पूछा जाता है तो जो विद्युत घंटी है ना, ये अस्थायी चुंबक का उदाहरण है। तो विद्युत चुंबक एक अस्थायी चुंबक होता है, ये भी याद रखिएगा। जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है ना, विद्युत चुंबक होता है, ये अस्थायी चुंबक होता है। ये चुंबकत्व का अस्तित्व तभी तक विद्यमान रहता है जब तक इसके कॉइल में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे आप देख रहे हैं एक छड़ है, इसके इर्द गिर्द आप देख रहे हैं एक कॉइल लपेटी गई है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह किया जाएगा ना, तब ये चुंबकत्व इसमें आ जाएगा, तभी चुंबक गुण दर्शाने लगेगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह रोक दिया जाए, फिर से नॉर्मल हो जाएगा। तो जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया जाएगा, तब इसमें चुंबक का गुण आएगा। जब इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह नहीं किया जाएगा, तब चुंबक का गुण नहीं आएगा। तो इसीलिए से अस्थायी चुंबक कहते हैं। तो विद्युत चुंबक जो होता है, इलेक्ट्रिक चुंबक जो होता है, मैग्नेट होता है, ये अस्थायी चुंबक होता है। एक बार आगे देखते हैं। तो हमने चुंबक के प्रकार देख लिए, पहले हमने चुंबक के बारे में पढ़ा, फिर चुंबक के प्रकार देख लिए। अब हम चुंबकीय पदार्थ देख लेते हैं, यानी वो पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले हमने चुंबक के बारे में पढ़ लिया, अब हम वो चुंबकीय पदार्थ पढ़ रहे हैं ना, जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं? तो ऐसे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और फैराडे ने 1846 में बताया था कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण विद्यमान होते हैं। और इन्होंने पदार्थों के चुंबकीय माध्यम में रखकर उनके व्यवहार का अध्ययन किया और इन्होंने पदार्थ या मिश्र धातु को चुंबक के गुण के आधार पर 3 भागों में बांटा है। जैसे चुंबक के हमने पढ़े 2 भाग, उसी प्रकार जो चुंबकीय पदार्थ है ना, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ और तीसरा है लोह चुंबकीय पदार्थ। एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है। तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र के विपरीत दिशा या कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर चुंबकित होते हैं या चुंबक के निकट लाए जाने पर प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं? जब इन्हें चुंबक के निकट लाया जाता है ना, ये चुंबक से चिपकते नहीं, आकर्षित नहीं होते, बल्कि उससे दूर भागते हैं। लेकिन ये जो दूर भागना भी है, ये वीक होता है, इतनी पावर से दूर नहीं भागते। जैसे आप कभी क्या देखते हैं कि 2 चुंबक को पास मिलाते हैं, अगर दोनों के समान ध्रुव हो ना, तो इनके जो अगर इनको पास मिलाएं तो पास नहीं आते, लेकिन बहुत दूर से एक दूसरे से दूर भागते हैं। पर इस केस में ऐसा नहीं होता, ये इसके साथ चिपकेंगे नहीं, पर जो इनका रेपेल होता है वो वीक होता है, काफी वीक रेपेल होता है। इससे दूर भागते हैं, लेकिन भागने की जो पावर होती है बहुत तेज नहीं होती, वो बहुत ही वीक रेपेल होगा। आपको पता नहीं लगेगा, बस आपको ये लगेगा कि जो पदार्थ है चुंबक से चिपक नहीं रहा है, लेकिन वो रेपेल करते हैं, पर जो रेपेल होता है बहुत ही वीक होता है। इसको कहते हैं प्रतिचुंबकीय।
वैसे भी जिसके साथ प्रति लग जाए, जैसे प्रतिकूल अनुकूल क्या होता है उसके फेवर में, प्रतिकूल क्या होता है विपरीत होता है, उसी प्रकार प्रति चुंबकीय चुंबक के विपरीत चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होंगे, अर्थात इनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम हो जाता है और इस प्रवृत्ति को ही प्रति चुंबकत्व कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, वो पदार्थ चुंबक की ओर चिपक जाएगा। जब चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव को कम कर दे वो चीज तो चुंबक की ओर चिपकेगा नहीं। जैसे चांदी, जस्ता, सोना, जल, नमक, हीरा, बिस्मथ, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, पारा, ये क्या है, ये इसके उदाहरण है। इसके उदाहरण पूछे जाते हैं कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण उदाहरण आपको याद रखने हैं, बस वो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता और चुंबक से रेपल करता है पर इसका रेपल बहुत ही वीक होता है। तो प्रति चुंबकीय बाद में क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ। तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में या अधिक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आंशिक रूप से यानी कि वीकली अट्रैक्ट होते हैं, पूर्ण रूप से अट्रैक्ट नहीं होते, काफी वीक अट्रैक्शन होता है इनका, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। जैसे सोडियम हो गया, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, कॉपर, क्लोराइड और ऑक्सीजन, ये क्या करते हैं, ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं चुंबक की ओर, तो इन्हीं को अनुचुंबकीय पदार्थ कहा जाएगा। पीछे हमने पढ़ा प्रतिचुंबकीय वीकली रेपल होते हैं, वीकली कमजोर रूप से दूर भागते हैं, बहुत तेजी से नहीं। वीकली अट्रैक्ट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन नहीं होता, वीकली अट्रैक्शन होता है अनुचुंबकीय। अब आता है लौह चुंबकीय पदार्थ में, तो ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। तो जो लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं ना, बहुत तेजी से अट्रैक्ट होते हैं चुंबक की ओर, समीप लाए जाने पर ये तेजी से आकर्षित होते हैं, उन्हीं को लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। और इनकी इसी प्रवृत्ति को लौह इनकी चुंबकत्व को कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, निकेल हो गया, मैग्नेटाइट, ये क्या करते हैं, ये लोहे की ओर चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। तीनों हमने पढ़ लिया ना, लौह चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ। तो आगे हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का नियम है और बाएं हाथ का नियम है वो देख लेंगे। आज हम मैक्सवेल के दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम देख लेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे कोई चालक है, चालक यानी कि जिसमें धारा प्रवाहित हो सके, मान लीजिए कोई तार है, तार में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करें, इसमें प्रवाहित करें, तो हमने पढ़ा ना कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चुंबकत्व उत्पन्न होगा, जिसे हम अस्थायी चुंबक कहते हैं। किसी भी चालक में अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें चुंबक के गुण प्रकट होते हैं, चुंबकत्व प्रकट होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो धारा है वो किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, या जो चुंबकत्व का गुण है, जो कुंडली है, वो कैसे है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो उसी के लिए मैक्सवेल ने अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम दिया था। इन्होंने कहा था कि मान लीजिए हम अपने दाहिने हाथ से एक बिजली का तार पकड़ते हैं, दाहिने हाथ से याद रखेगा कि दाहिने हाथ से अगर हम बिजली का तार पकड़ते हैं, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, मतलब डायग्राम में दिखाया गया है, तो मान लें कि जो धारा है ये अंगूठे की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि अगर हम जो अंगूठा है उसको उस ओर रखें जिस ओर करंट जा रहा है, जैसे नीचे से ऊपर की ओर अगर करंट जा रहा है तो हम अपने अंगूठे को ऊपर की ओर रखेंगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ना, वो दिशा में ही होगी जिसमें हमारी उंगलियां मुड़ती हैं, यानी कि बाएं से दाएं दिशा की ओर। तो मैं इसको आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। अभी आप क्या कीजिए, अपने हाथ में कलम लीजिए, आपकी इधर उधर कलम पड़ी होगी ना, तो कलम लीजिए, कलम का जो कैप है ओपन कर दीजिए। जैसे ये पेन है, ऐसे पेन है ना, मैं बना रहा हूँ, बस समझ लीजिए। पेन की जो निब है उसको ऊपर रखना, बस जहां से हम लिखते हैं ना, जो उसकी निब है, निब को ऊपर रखिए और इसको अपने हाथ से इस प्रकार पकड़िए। ये मान लीजिए पेन है, पेन का ऊपर वाला हिस्सा है, निब है, इसको इस प्रकार पकड़िए, मतलब उंगलियां इस प्रकार है और अंगूठा ऊपर की ओर है, अंगूठा ऊपर की ओर यानी जहां निब है। तो इससे क्या पता चलेगा तो इससे क्या पता चलेगा कि जो धारा है अगर ऊपर की ओर प्रवाहित होगी ना, धारा अगर ऊपर की ओर प्रवाहित होगी तो जो उसका चुंबकीय क्षेत्र है वो बाएं से दाएं की ओर होगा। जैसे आपकी उंगलियां लिपटी हुई हैं बाएं से दाएं ओर, ऐसे इस प्रकार उसका जो चुंबकत्व होगा। अगर इसको उल्टा कर देंगे, अगर नीचे की ओर अंगूठा करेंगे, यानी कि अगर धारा नीचे की होगी तो ये जो उंगलियां उस तरफ लिपट जाएंगी। तो जो उंगलियों का लिपटना है वो बताएगा कि चुंबकत्व कहां पर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और जो हमारा अंगूठा है वो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी दिशा बताएगा। बस इनका सिंपल सा नियम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि एक चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। तो चुंबक के अंदर पूछा है इन्होंने, ये याद रखेगा कि चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कहां पर होगी, ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की होगी, चुंबक के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक है एक, तो इलेक्ट्रिक जो मैग्नेट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, वो क्या स्थायी चुंबक होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है, अस्थायी होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो विद्युत चुंबक होता है ये अस्थायी चुंबक होता है। जब धारा का प्रवाह होगा तब वो चुंबक बनेगा, धारा का प्रवाह नहीं हो रहा तो चुंबक कैसे, इसे अस्थायी चुंबक कहा जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो चुंबक के ध्रुव होते हैं इन्हें अलग किया जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता, अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं, इनके टुकड़ों में तोड़कर अलग किया जा सकता है। तो इसमें से सही क्या होगा, तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। जो चुंबक के ध्रुव होते हैं, मान लीजिए जैसे ये चुंबक है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, इसका कहने का मतलब है कि इन्हें अलग कर दिया जाए कि एक नॉर्थ हो जाए एक साउथ हो जाए। तो हो सकता है ऐसे नहीं, हमेशा चाहे जितने टुकड़े कर दो दोनों ध्रुव साथ में रहेंगे, दोनों किनारों पर रहेंगे, मतलब तो इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि एक चुंबक को अगर दो टुकड़ों में टूट जाता है तो यदि इन दोनों टुकड़ों को एक दूसरे के करीब लाया जाए तो वो क्या होगा। का कहना है कि जैसे एक चुंबक है, अब इसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, अब ये दो चुंबक बन गए, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे, ना तो आकर्षित करेंगे ना ही प्रतिकर्षित करेंगे। आप बताइए कि एक चुंबक आपने लिया और इसे दो चुंबकों में तोड़ दिया, अब क्या होगा, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, दूर भागेंगे, ना तो करीब आएंगे ना दूर भागेंगे, बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा
ये आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। कैसे? कैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। लेकिन यहाँ पर तो ये नहीं बताया गया ना कि चुंबक का कौन सा हिस्सा नॉर्थ पोल है, कौन सा हिस्सा साउथ पोल है। हमने रैंडमली एक चुंबक ले लिया, हमें नहीं पता कि इसका कौन सा हिस्सा नॉर्थ है और कौन सा हिस्सा साउथ पोल है। हमने इसे 2 चुंबकों में तोड़ दिया। तो अगर चुंबक का नॉर्थ पोल इधर हो और साउथ इधर हो, तब तो ये आकर्षित करेगा। लेकिन हमें हमें तो पता नहीं, अगर यहाँ पर साउथ हो और यहाँ पर भी साउथ हो, एक दूसरे को आकर्षित कहाँ करेगा? फिर तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इसीलिए या तो ये आकर्षित करेंगे, यानी अगर विपरीत ध्रुव होंगे तो आकर्षित करेंगे, लेकिन अगर विपरीत ध्रुव नहीं होंगे, समान ध्रुव होंगे, तो प्रतिकर्षित करेंगे। ये इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के, नर्म लोहे के, तांबे के या चांदी के। तो जो अस्थायी चुंबक होते हैं, टेम्पररी मैग्नेट होते हैं, ये नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक चुंबक को 2 भागों में विभक्त किया जाए, यानी कि चुंबक को 2 भागों में तोड़ दिया जाए, तो दोनों भाग पृथक पृथक यानी कि अलग अलग चुंबक बन जाते हैं, या एक भाग चुंबक तथा दूसरा भाग अचुंबक बन जाता है, एक भाग उत्तरी ध्रुव बन जाता है, या दोनों भाग अचुंबक बन जाते हैं। अगर हम चुंबक को 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो दोनों भाग अलग अलग चुंबक बन जाएंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहां पर होती है? सबसे ज्यादा आकर्षित करने की क्षमता चुंबक के किस हिस्से में होती है? तो इसके दोनों किनारों पर, याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोनों किनारों पर इसकी आकर्षण क्षमता सबसे अधिक होती है। और किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहां पर होती है? जो चुंबक का मध्य वाला हिस्सा होता है ना, मध्य में जो आकर्षण शक्ति होती है, लेकिन पूरे चुंबक के कंपैरिजन में हम देख रहे हैं, ये नहीं कि मध्य में उसके चुंबक तो क्षमता मतलब खत्म हो जाएगी, होगी, लेकिन पूरे चुंबक के कंपैरिजन में, जैसे पूरा ये चुंबक है, ये किनारों पर आकर्षण क्षमता ज्यादा होगी, लेकिन मध्य में आकर्षण क्षमता कम होती है। तो जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन सा प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? प्रति यानी कि उसको दूर फेंक रहा है, ज्यादा दूर नहीं, वीकली वीकली रिपेल कर रहा है। तो लोहा तो नहीं है, लोहा तो लोह चुंबकीय पदार्थ है। बिस्मथ होगा, बिस्मथ प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। निकल और कोबाल्ट भी मैग्नेट की ओर आकर्षित होते हैं। जो बिस्मथ है ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा, भी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि धारा वहन तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का पता किस प्रकार लगाया जा सकता है? केवल दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा, बाएं हाथ के अंगूठे के नियम द्वारा, या दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम और मैक्सवेल के कोर्क स्क्रू नियम द्वारा, या बाएं हाथ के अंगूठे का नियम और मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम द्वारा। तो मैक्सवेल ने कौन सा नियम दिया था? तो दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम था। इसी को ही मैक्सवेल का कोर्क स्क्रू नियम कहा जाता है। स्क्रू नियम क्यों कहा जाता है? तो जो जैसे हमने पेन लिया था ना, एग्जाम्पल, पेन का एग्जाम्पल, कि ऊपर अंगूठा हो, उसके अगल बगल जो हम उंगलियां होती हैं उसके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती हैं। तो इसी को पेन की जगह इन्होंने क्या किया था कि पेचकस होता है ना, जो स्क्रू ड्राइवर होता है, जैसे एक पेच होता है, पेच को कसने के लिए पेचकस होता है, तो इन्होंने पेन को पेचकस मान लिया। और पेचकस को कसने के लिए, जिस प्रकार हम पेचकस को पकड़ते हैं पेच को कसने के लिए, तो हमारा जो अंगूठा होता है वो पेच की ओर होता है। वही इन्होंने नियम बताया था, जो कि सिंपल है, आप पेन मान के चलिए कि हमने पेन को पकड़ा हुआ है, इसलिए इसको कोर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो चुंबक के अंदर यहाँ पर भी पूछा है, याद रखिएगा, ये दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। चुंबक में ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की होती हैं, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव तक होती है।